जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। 74वें गणतंत्र दिवस की अग्रिम बधाई आप सबको। माय डियर, प्रतिदिन की तरह फिर आज लेकर आ गया हूं कुमार गौरव सर की वर्षिकांक बुक 2022 का पार्ट 4। ध्यान दीजिएगा, यह पार्ट 4 है। माय डियर, इस बुक में से वही प्रश्न को हाईलाइट किया हूं जो आपके आगामी एग्जाम के पॉइंट व्यू से मस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरी कहानी नहीं पढ़नी है हमें इस बुक से, वही पढ़ने हैं जो प्रश्न एग्जाम में आने की पूरी संभावना हो। ठीक है, तो चलिए समय नुकसान ना करते हुए माय डियर चलते हैं आज के सेशन के प्रश्नों पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है डियर, देखिएगा। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो सन याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ठीक है डियर, नहीं भूलेंगे ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न, देखिएगा। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। ठीक है डियर, इतने बड़े पैसेज में से मैं ये एक प्रश्न इसमें से जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगा इस पे हाईलाइट किया हूं कि ये प्रश्न आ सकता है कि पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है। तो कहां पर किया गया है? केरल में किया गया है। ठीक है डियर, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा और साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, देखिए। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित की गई है। ठीक है डियर, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित की गई है। और दोस्तों, इस पैरा बैडमिंटन अकादमी को स्थापित करने का मूल कारण क्या है? तो इसका मूल कारण यह है माय डियर कि यह फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित स्टेडियम, जिसका नाम सेट अप स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम है, में होने वाले वर्ष 2024 पैरा ओलंपिक में भारत की पदक संभावनाओं में सुधार करेगा। ठीक है डियर, यही इसका स्थापित करने का मेन रीजन है। ठीक है डियर, क्लियर हो गया ना। चलिए अगले प्रश्न पे देखिए, चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न, देखिएगा। ठीक है डियर, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां पर एरो लगा दे रहे हैं जहां से प्रश्न मैं स्टार्ट कर रहा हूं। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। मस्ट इंपॉर्टेंट है माय डियर, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आने की संभावना है इस प्रश्न को। ठीक है, तो आज से याद हो जाएगा ना, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाएगा? तो 16 जनवरी को। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए। यह दिवस स्टार्टअप संस्कृति को भारत के दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचाने और बढ़ावा देने के लिए शुरू किया जाएगा। ठीक है डियर, क्लियर हो गया ना। यह दिवस स्टार्टअप संस्कृति को भारत के दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचाने और बढ़ावा देने के लिए शुरू किया जाएगा। ठीक है, यह राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने का यह मूल कारण है। ठीक है, चलिए अब देखिए एरो पर ध्यान दीजिएगा। जहां पर एरो मैं लगा रहा हूं दोस्तों, वहीं से मैं प्रश्न को स्टार्टअप दे रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है डियर, चलिए देखिएगा। 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल के शुभारंभ के बाद वर्तमान में भारत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का विश्व में तीसरा स्थान है। ठीक है डियर, स्टार्टअप का बृहद रूप यूनिकॉर्न कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे देखो इसमें से वन लाइनर प्रश्न बन सकता है कि स्टार्टअप का बृहद रूप क्या कहलाता है। तो अब याद हो जाएगा ना डियर, क्या कहलाता है? तो यूनिकॉर्न कहलाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको हाईलाइट कर दें ताकि आपको एकदम स्पष्ट पता चलते रहे कि मैं कहां पर पढ़ा रहा हूं। देखिए, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 13 जनवरी 2022 को एर्नाकुलम जिले के एक छोटे से गांव में कुंभलंगी को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया है। ठीक है, यह जानकारी थी दोस्तों जो मैं लगा कि इसको भी हाईलाइट कर दूं। जहां तक कि ऐसे प्रश्न शायद संभावना कम बनती है एग्जाम में आने की, पर जानकारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है डियर, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 13 जनवरी 2022 को एर्नाकुलम जिले के एक छोटे से गांव
कुंभलंगी को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया है? ठीक है डियर, चलिए प्रश्न बन सकते हैं, कोई मतलब ये नहीं है 100% कोई ये नहीं है कि जो मैं आपको हाईलाइट किया हूं वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है डियर, बट मैं संभावना मेरे को लगी कि इस प्रश्न की संभावना है ज्यादा एग्जाम में आने की, इसलिए मैंने उसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिएगा अगला प्रश्न ध्यान से, चलिए देखिए 27 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने एयर इंडिया को टाटा सन्स को सौंप दिया। ध्यान दीजिएगा, 27 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने एयर इंडिया को टाटा सन्स को सौंप दिया। क्यों सौंपा, रीजन क्या था माय डियर? इससे ऋण में डूबी एयर इंडिया के हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी हो गई। ठीक है, इसलिए सौंपा। एयर इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी कैंपबेल विल्सन है, मस्ट इंपॉर्टेंट है माय डियर। एयर इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ कौन है? तो कैंपबेल विल्सन है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है, आपको एयर इंडिया का सीईओ पूछ सकता है। ठीक है, चलिए देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सॉरी दोस्तों, थोड़ा हाँ देखिएगा, एयरलाइन की स्थापना वर्ष 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में हुई थी। ठीक है डियर, और वर्ष 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टाटा एयरलाइंस को एक सार्वजनिक कंपनी में बदल दिया गया और नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड कर दिया गया था। ठीक है डियर, ध्यान दीजिएगा, यह जानकारी इंपॉर्टेंट थी जिसको मैं आपके यहाँ आपके पास साझा करना इंपॉर्टेंट समझा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एरो लगा रहे हैं, जहाँ पर एरो है वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है डियर, देखिएगा 10 से 11 मार्च 2022 को संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। ठीक है डियर, अब देखिए इसका आयोजन लोकसभा सचिवालय और युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट देखिए, इसका उद्देश्य 18 से 25 वर्ष के आयु के युवाओं की आवाज सुनना है, जिन्हें वोट देने की अनुमति है लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। ठीक है डियर, लोकसभा सदस्य जो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है उसका न्यूनतम आयु है 25 ईयर माय डियर, और जो राज्यसभा का न्यूनतम आयु है, जो राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है उसका मिनिमम आयु है 30 ईयर। क्लियर हो गया ना? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिएगा दोस्तों, ये सारे जो बुक में से इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे, मेरे को इंपॉर्टेंट प्रश्न लगे, वही हाईलाइट किया हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है डियर, मेरा कंटेंट कैसा है दोस्तों, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। मेरे को क्या सुधार करने हैं माय डियर, यह भी सजेस्ट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए देखिएगा ध्यान से। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने 15 जनवरी 2022 को भारत का पहला कोयले से मेथनॉल पायलट संयंत्र देश को समर्पित किया है। ध्यान दीजिएगा, इसका निर्माण भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको भेल कहा जाता है दोस्तों, इसके द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है डियर, क्लियर हो गया ना? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिएगा अगला प्रश्न, यहां एरो लगा देते हैं। एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट तथा पीट कोयले के प्रकार हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आपको ये दे दे कि बिटुमिन्स क्या है, लिग्नाइट क्या है, और आपको 4 ऑप्शन दे दे। ठीक है डियर, तो आप इस सेशन में प्रश्न को ध्यान दिए रहेंगे तो वहां पर जाके कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी, 100% वहां सही मारेंगे। एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट तथा पीट कोयले के प्रकार हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिएगा, क्षमा चाहता हूं, थोड़ा समय लग रहा दोस्तों, जस्ट हाँ
देखिए, ये मैं ब्रैकेट इसलिए लगा दे रहा हूं दोस्तों कि आपको स्पष्ट पता चलते रहे कि हम यहीं पर पढ़ा रहे हैं। ठीक है डियर, थोड़ा भी आपको ये ना लगे कि समय नुकसान हो रहा इस सेशन में हमारा। ठीक है, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने 20 जनवरी 2022 को संयुक्त रूप से मॉरिशस में सामाजिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन किया था। ठीक है डियर, और देखिएगा, इस दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने घोषणा की कि मॉरिशस में अब एक बड़े मेट्रो स्टेशन का नाम भारत के गौरव महात्मा गांधी के नाम पर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों, इसको नोट बना लीजिएगा, अग्रिम एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे प्रश्न। ठीक है, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने उनके देश में बन रहे मेट्रो स्टेशन का कौन सा नाम रखा है, तो कौन सा नाम रखा है, तो भारत के गौरव महात्मा गांधी जी के नाम पर वो मेट्रो स्टेशन का निर्माण कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए अगला देखिए माय डियर, देखिए 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का आयोजन 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक फरीदाबाद, जो हरियाणा में निहित है माय डियर, वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इस मेले का आयोजन सूरज कुंड मेला प्राधिकरण एवं हरियाणा पर्यटन द्वारा केंद्र पर्यटन, कपड़ा, संस्कृति और विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है। इतनी एजेंसियां हैं, इतने मंत्रालय हैं जो इस मेले को दोस्तों, मेले को आयोजन में अपना मतलब योगदान देते हैं। ठीक है डियर, चलिए इस वर्ष के मेले में ध्यान दीजिएगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है, ध्यान दीजिएगा। इस वर्ष के मेले में, यहां एरो लगा दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इस वर्ष के मेले में उज्बेकिस्तान ने भागीदारी राष्ट्र के रूप में भाग लिया है। प्रश्न बन सकते हैं कि जो 2022 में 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित किया गया था, उसमें कौन सा देश राष्ट्र के रूप में भाग लिया है, तो कौन सा देश, उज्बेकिस्तान ने भाग लिया है। ठीक है डियर, इस वर्ष मेले की थीम स्टेट क्या थी, जम्मू और कश्मीर थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, कि 2022 सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला की थीम क्या थी, आप बताओ, इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो जम्मू और कश्मीर थीम थी। ठीक है डियर, चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए 26 जनवरी 2022 को 73वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। माय डियर ध्यान दीजिएगा, यह 2022 का बोल रहा है, और जो अभी कल जो हमारा 26 जनवरी आ रहा है वो 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। ठीक है डियर, ध्यान दीजिएगा, और 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले 12 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। यह ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि जो 2022 में दोस्तों गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली झांकियां थी, उसमें कौन से प्रदेश के झांकी को चुना गया, तो उत्तर प्रदेश के झांकी को चुना गया। ठीक है डियर, चलिए साथ साथ मेरे नोट्स बनाते चलिए। ठीक है डियर, देखिएगा अगला प्रश्न, देखिए जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक इग्लू कैफे खोला गया, जो अब विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे है। क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं एग्जाम में कि विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ कहां पर खोला गया। ठीक है माय डियर, तो कहां पर खोला गया, तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग स्थान पर। ठीक है, इस कैफे का नाम स्नोग्लू है, जिसे वसीम शाह ने बनवाया है। ध्यान दीजिएगा, इसके निर्माणकर्ता का भी नाम दे दिया गया है इसमें, आप इसको भी याद कर लीजिएगा कि इस कैफे का निर्माण वसीम शाह ने करवाया है। ठीक है डियर, अब नीचे देख लीजिए, एस्किमो जनजाति के बर्फ के घरों को इग्लू कहा जाता है। ठीक है डियर, देख लीजिएगा ध्यान से, यहां पे एरो लगा दे रहे हैं, एस्किमो जनजाति के बर्फ के घरों को इग्लू कहा जाता है। एग्जाम में आ सकते हैं कि इग्लू किसे कहा जाता है, या ऐसे दे देगा कि एस्किमो जनजाति के बर्फ के घरों को क्या कहा जाता है, इग्लू दे दिया, 3 ऑप्शन और दे दिए। ठीक है, तो आपको लगाना है इग्लू। क्लियर हो गया ना माय डियर, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न देखिएगा, सॉरी दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा।
मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में भारत का पहला आर्टिफिशियल सलालाम कोर्स बनने जा रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में भारत का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स बनने जा रहा है माय डियर। और सलालम कोर्स है क्या, यह ध्यान दीजिएगा। ओलंपिक, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियंस जैसे बड़े आयोजन आर्टिफिशियल सलालम कोर्स पर ही होते हैं। ठीक है, यहीं पर इनकी ट्रेनिंग होती है, यहीं पर होते हैं। ठीक है, इसी स्थान पर। क्लियर हो गया ना। चलिए देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। एक मिनट दोस्तों, हाँ इसको मैं हाईलाइट कर दूं। चलिए देखिएगा, 9 फरवरी 2022 को अटल सुरंग को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। मस्ट इंपॉर्टेंट है माय डियर, ध्यान दीजिएगा। अभी नीचे इसके बारे में और जानकारियां निहित हैं, ठीक है, जो मस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है डियर, देखिएगा। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा इसको हाईलाइट कर लें। हाँ क्लियर हो गया ना। मनाली को हिमाचल प्रदेश में लाहुल स्पीति घाटी से जोड़ने के लिए 9.2 किलोमीटर लंबी अटल सुरंग का निर्माण किया गया। इसकी आपको लंबाई भी ज्ञात हो गई है। इसमें ये अटल सुरंग की लंबाई कितनी है, तो 9.2 किलोमीटर लंबी अटल सुरंग की लंबाई है। और ध्यान दीजिएगा, मनाली को हिमाचल प्रदेश में लाहुल स्पीति घाटी से जोड़ने के लिए इसका निर्माण किया गया है। किसको किसको जोड़ रही है, यह भी ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को यह सुरंग राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। ठीक है, 3 अक्टूबर 2000 सन भी याद रखिएगा, मस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 अक्टूबर 2020 को राष्ट्र को समर्पित कर दिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है डियर, और यह सुरंग हिमाचल प्रदेश के लाहुल एवं स्पीति जिले में मनाली के पास सोलंग घाटी को सिसु से जोड़ती है। ठीक है, रिपीट कर दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। यह सुरंग हिमाचल प्रदेश के लाहुल एवं स्पीति जिले में मनाली के पास सोलंग घाटी को सिसु से जोड़ती है। देखिएगा कि कहां से कहां जोड़ रही है। इसे पूर्व में रोहतांग सुरंग के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है माय डियर। इसका नवीनतम नाम हो गया अटल सुरंग। इसका प्रीवियस नाम क्या था माय डियर, तो रोहतांग सुरंग के नाम से पहले इसे जाना जाता था। ठीक है, अब इसका नवीनतम नाम बदल के कर दिया गया है अटल सुरंग। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिया गया है अटल सुरंग। ठीक है डियर, चलिए चलते हैं, देखिएगा अगला प्रश्न। देखिए इसमें से, देखिए, रेल मंत्रालय ने दिल्ली के किशनगंज में एक अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। ध्यान दीजिएगा, यह रेलवे में प्रश्न पूछा जा सकता है कि रेल मंत्रालय ने दिल्ली के किशनगंज में एक अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। तो ये प्रश्न कैसे बन सकते हैं, कि ऐसे बन सकते हैं कि रेल मंत्रालय ने एक अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी स्थापित करने को कहां पर मंजूरी दी है, तो कहां पर दी है, तो दिल्ली के किशनगंज स्थान पर। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, एक नीचे इसमें जानकारी मेरे को इंपॉर्टेंट लगी, उत्तर प्रदेश ने कुश्ती खेल को गोद लिया है। इसको तो इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है माय डियर, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, पूछा जा सकता है। यूपी ट्रिपल की जो भी वैकेंसी आएगी, यह प्रश्न उसके लिए रामबाण है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश ने किस खेल को गोद ले लिया है, मस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किस खेल को गोद ले लिया है, तो कुश्ती खेल को गोद ले लिया है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिएगा, केडी जाधव 1952 में कांस्य पदक जीते थे। देखिए, जो दोस्तों कुश्ती में जो पदक जीते गए, ठीक है डियर, जो कुश्ती में जितने भी पदक जीते गए उनके दोस्तों वर्ष दिए गए हैं और पदक दिए गए हैं और विजेता के नाम दिए गए हैं। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो केडी जाधव ने 1952 में कांस्य पदक जीते हैं। और ये किस में जीते हैं, तो ओलंपिक के इतिहास में। ठीक है डियर, सुशील कुमार ने 2008 में कांस्य पदक जीते हैं। ध्यान दीजिएगा। फिर सुशील कुमार ने
मतलब 2022 में रजत पदक जीते। ठीक है डियर। सुशील कुमार ने 2008 में और 2012 में, 2008 में कांस्य पदक जीते और 2012 में माय डियर रजत पदक जीते। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, योगेश्वर दत्त ने 2012 में कांस्य पदक जीते थे। ठीक है डियर। और नेक्स्ट देखिए, साक्षी मलिक 2016 में कांस्य पदक जीती थी। ठीक है डियर। चलिए देखिएगा, और रवि दहिया है माय डियर, जो 2022 का टोक्यो ओलंपिक हुआ है उसमें रजत पदक जीते हैं। ठीक है। और देखिए, बजरंग पुनिया थे, वो 2020 जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है उसमें कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है। यह दोस्तों ओलंपिक के इतिहास में कुश्ती खेल में भारत द्वारा जीते गए पदक हैं। ठीक है डियर, ध्यान दीजिएगा। क्लियर हो गया ना? चलिए माय डियर, यह था कुमार गौरव सर की वर्षिकांक बुक 2022 का पार्ट 4। ठीक है। पार्ट 1 से पार्ट 3 मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं, ये तीनों वीडियो, वहां पर जाइए, आसानी से वीडियो वहां अवेलेबल है। तो आज का सेशन कैसा लगा माय डियर, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और कंटिन्यू ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। आगामी वैकेंसियां आने वाली है, इस बार आपको दोस्तों एक सीट पक्का कर लेना है। ठीक है। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा और मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा माय डियर, तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ठीक है डियर, इससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा। मैं दोस्तों आपको मतलब प्रतिदिन एक अच्छा सा सेशन लाऊंगा दोस्तों, जिसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो प्रश्न को मैं जरूर हाईलाइट करूंगा, जिससे आपको फायदा हो। ठीक है। चलिए, तो फिर कल आते हैं नेक्स्ट पार्ट लेके कुमार गौरव सर की वर्षकांक बुक का। ठीक है डियर। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।